आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक और लेक्चर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में इस लेक्चर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने कांग्रेस से पूर्व गठित प्रमुख प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा की कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के प्रारंभिक निर्माण में भूमिका निभाई। इसी के साथ कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही कांग्रेस का उदारवादी चरण जिसमें कांग्रेस ने आर्थिक शोषण की जो विचारधारा थी वह भारतीयों को सम्मुख प्रस्तुत करने का काम किया। यह हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर उदारवादी धड़े के विरोध स्वरूप गर्मपंथी दल के उभार के बारे में। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसने एक्सट्रीमिज्म के राइज को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर प्रेरित किया। मॉडर्न लीडर्स की असफलता हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो आवेदन प्रतिवेदन एवं पुनर्प्रतिवेदन की नीतियों के द्वारा उदारवादी धड़ा अंग्रेजों से अनुनय विनय के माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहता था या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन 1892 के काउंसिल एक्ट से यह चीज सिद्ध हो गई कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के अधिकारों को स्वेच्छा से देने वाली नहीं है। यही कारण है कि गर्मपंथी जो नेता थे उनमें एक बड़े समूह को इस बात से धक्का लगा एवं वह धीरे धीरे अंग्रेजों की न्यायप्रियता के में विश्वास करने से बचने लगे और उनको लगा कि यदि भारतीयों को अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो इसके लिए उन्हें संघर्ष एवं विरोध का मार्ग लेना ही होगा। दूसरा, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी वह भारतीयों के प्रति घृणा एवं नफरत की थी। इसीलिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के को प्रस्तावित किया गया ताकि बंगाल का विभाजन करके भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति का विस्तार किया जा सके। गर्मपंथी नेता इस बात से बहुत ही खिन्न हुए एवं उनके द्वारा कांग्रेस के माध्यम से बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया गया। तीसरा, लॉर्ड कर्जन एवं उसकी घृणास्पद नीतियां। यह हमने बार बार डिस्कस किया है कि किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं कांग्रेसी नेताओं को का मजाक उड़ाया करता था, उनको हतोत्साहित किया करता था, उनको बाबू, ब्राह्मण आदि शब्दों के साथ मिथ्या प्रचार करने का काम किया करता था। इस चीज को कई बार स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी उजागर किया गया, लेकिन उसके पश्चात भी उदारवादी जो धड़े का झुकाव था लॉर्ड कर्जन के प्रति, उसको लेकर गर्मपंथी दलों के नेताओं में सदैव ही रोष बना रहा, जिसकी वजह से भी गर्मपंथ के उभार को समय के साथ एक जगह मिली एवं गर्मपंथ का उभार तीव्रता के साथ भारतीय राजनीति में हुआ। Extremist leaders were also influenced by the growth of spiritual nationalism at that time. यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता में दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं अन्य आध्यात्मिक नेताओं के उभार ने भी गर्मपंथी नेताओं को के लिए उभरने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हम जानते हैं वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज आंदोलन को भारत में असंतोष का जनक कहा था। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भी गर्मपंथी नेताओं के उभार के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव की भावना का प्रचार प्रसार करना एवं उसी राष्ट्रीय गौरव के विचार स्वरूप ही गर्मपंथी नेताओं ने भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण किया, भारत के विस्मृत विरासत को पुनः याद करके एक व्यापक जन सामुदायिक आंदोलन क्रिएट करने का काम किया। इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड आल्सो इंस्पायर्ड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इसमें हम देखते हैं कि अबिसिनिया जो कि इटालियन आर्मी का 1896 में इटली को पराजित कर दिया गया, जिससे पूरे
विश्व में एक संदेश गया। उसके पश्चात जब जापान ने 1905 में रसिया को पराजित किया, तो यह एक अंतर महाद्वीपीय संदेश सिद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत पहली बार किसी एशियाई राष्ट्र के द्वारा एक यूरोपियन महाशक्ति को परास्त किया गया था। उसने न केवल भारतीयों में बल्कि अन्य एशियाई शक्तियों में भी इस बात का बीज प्रस्फुटित कर दिया कि के यूरोप की शक्तियां भी अपराजय नहीं है, बल्कि उनको भी एक बेहतर रणनीति, कुशल योग्यता, वैज्ञानिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक दृढ़ता के माध्यम से पराजित किया जा सकता है। और इसी बात को से प्रेरित होकर गर्मपंथी नेताओं ने भारत में भी अंग्रेजों को परास्त करने की रणनीति तैयार करी। आइए चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति में एक्सट्रीमिस्ट फेज की, जो कि 1905 से 1915 तथा कुछ विद्वानों के द्वारा 1905 से 1920 के मध्य भी माना जाता है। सर्वप्रथम इस चरण के भीतर हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बिंदु घोष आदि नेताओं ने अपनी एक धाक जमाई और भारत में संघर्ष एवं विरोध के माध्यम से आजादी या स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण अलग जगाने का कार्य भारतीयों के मध्य में किया। जहां महाराष्ट्र के समूह को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नेतृत्व की प्रदान किया जा रहा था, वही बंगाल समूह बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो घोष के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने साहित्यिक माध्यमों से लेखन कार्य करने एवं उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। पंजाब ग्रुप जो है उसके नेता लाला लाजपत राय थे और उन्होंने पंजाब के समूह को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य तत्कालीन समय में किया था। आइए अब चर्चा करते हैं गर्मपंथी या एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में। इसमें सर्वप्रथम हमारे सम्मुख नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे एवं उनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा उनके द्वारा ही दिया गया एवं लोकप्रिय बनाया गया। उन्होंने भारतीयों के जीवन में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का कठोर विरोध किया। इसके अलावा ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिनके द्वारा गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन लोकप्रिय आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने मराठा एवं केसरी के नाम से दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित करी और जनता के बीच में एक राष्ट्रीय अलग जगाने का कार्य किया। यद्यपि एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में उनके विचार थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते हैं, परंतु यहां भी उनका मानना था कि यदि भारतीयों को अपने अधिकार का निर्णय लेना है, अपने जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें परिवर्तन लाना है, तो यह अधिकार भारतीयों को स्वयं होना चाहिए, ना कि विदेशी शक्तियों के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाए। लाला लाजपत राय जिनको लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है या पंजाब केसरी की संज्ञा दी जाती है, वह स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइमन गो बैक नारा लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था और हम जानते हैं कि किस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों के कारण उनके प्राण घातक लाठियों के वार से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला बाद में भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा लिया गया। वे कांग्रेस के उदारवादी नीतियों से बहुत ही क्षुब्ध रहते थे तथा वे मानते थे आवेदन एवं प्रतिवेदन की नीतियां हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में नहीं ले जा सकती। यदि भारत को
स्वतंत्रता प्राप्त करनी है या स्वराज प्राप्त करना है तो इसके लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा और अपने विषयों को अंग्रेजों के मध्य लेकर जाना होगा। बिपिन चंद्र पाल को भारत के रिवॉल्यूशनरी थॉट्स का जनक भी कहा जाता है। लाल बाल पाल की तिगड़ी भारतीय राष्ट्रवादियों का एक अनोखा समूह था जिसने भारत में गर्मपंथ को न केवल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक नई राह एवं दिशा प्रदान करी। यद्यपि प्रारंभ में बिपिन चंद्र पाल एक उदारवादी नेता के रूप में स्थापित हुए थे, परंतु समय के साथ उनके विचार जो थे वे क्रांतिकारी होते चले गए तथा उन्होंने गर्मपंथी जो विचारधारा है उसका अंगीकरण किया। वे न केवल एक कुशल वक्ता बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनके जो विचार थे वह राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ और कलकत्ता के भीतर यह कहा जाए कि पूरे बंगाल के भीतर उन्होंने राष्ट्रीयता की अलग जगाने का कार्य किया। अरविंदो घोष न केवल भारत में गर्मपंथ से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्होंने भारत को बहुत ही समृद्ध करने का एवं सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। 1893-94 के मध्य उनके द्वारा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख का प्रकाशन किया गया। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी राष्ट्र के का जीवन सूत्र है। अन्य प्रमुख नेताओं में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और बी ओ चिदम्बरम पिल्लई प्रमुख नेताओं के रूप में गर्मपंथी नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। मेथड्स, आखिर वह कौन सी पद्धतियां थी जो कि गर्मपंथी नेताओं के द्वारा अपनाई गई। गर्मपंथी नेताओं ने स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया। स्वराज यहाँ पे अर्थ है स्वायत्तता से। स्वराज का अर्थ यहाँ पे आजादी या स्वतंत्रता कतई नहीं है। स्वायत्तता यानी कि जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण भारत पे बना रहता परंतु भारत में भारतीयों के शासन को ही भारत में जो शासन था वह भारतीयों का ही होना था। इसको हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पे यद्यपि जो अधिकार है वह ब्रिटेन का बना रहा लेकिन जो स्थानीय स्तर पे शासन प्रशासन करने का जो अधिकार थे वह ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को प्रदान कर दिए गए। तो इस प्रकार से स्वराज के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं था वरन भारतीयों को प्रशासन शासन में भागीदारी बढ़ चढ़ के मिले, ये अधिकार उनको प्रदान कर दिया जाए। इस लक्ष्य के लिए गर्म दलीय जो नेता थे वो प्रयासरत थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहिष्कार, हड़ताल, सक्रिय प्रतिरोध एवं जन आंदोलन के साथ ही जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए पब्लिक मीटिंग का सहारा लिया। इसके अलावा समय समय पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में रुचि लेना और हमारे प्राचीन साहित्य को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के रूप में लेकर साहस एवं प्रेरणा प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य हुआ करता था। सिग्निफिकेंस, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से गर्मपंथी आंदोलन को इतना महत्व दिया जाता है, वह कौन से कारण थे? सबसे प्रथम मौलिक परिवर्तन लाना। इससे पूर्व जो भारतीय नेता थे उनकी जो विचार था वह आंदोलन, आवेदन प्रतिवेदन एवं अंग्रेजों को अनुनय विनय के माध्यम से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे लेकिन इनके द्वारा संघर्ष एवं साहस की जो रणनीति अपनाई गई उसने भारत के मौलिक विचारधारा में परिवर्तन लाने का कार्य किया और यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रवाद भी बहुत ही जो संकीर्ण राष्ट्रवाद हुआ करता था उसके विचार से अधिक व्यापक एवं भारतीय प्राचीन गौरव एवं संस्कृति से प्रेरित एक विचार बनकर नई सदी में सामने आया। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं एवं
प्राचीन गौरव आदि को भी भारतीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। इस क्रम में हम देखते हैं शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव आदि को लोकप्रिय बनाने का कार्य गर्मपंथी नेताओं के माध्यम के द्वारा किया गया। एक्सट्रीमिस्ट एम्फेसाइज द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। एक्सट्रीमिस्ट जो नेता थे उससे पूर्व उदारवादी नेता मुख्य रूप से स्वयं को कुलीन एवं अभिजात वर्ग तक ही सीमित रखने का कार्य करते थे एवं उनकी मांगे एवं जो विचार थे वह भी कुलीन वर्ग के हितों के संरक्षण से ही अधिक जुड़े हुए थे। परंतु ये प्रथम बार था जब गर्मपंथी नेताओं का उभार हुआ, तो उसके साथ जनता की आवश्यकताओं एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए हितों के संरक्षण को आंदोलन से जोड़ा गया और बाद में यही जो आधार था उसने आंदोलन को एक विस्तार करने का एवं उसको एक राष्ट्रव्यापी स्तर का आंदोलन बनाने का कार्य किया। दूसरा, सामान्य लोगों का अधिक से अधिक भागीदारी हो, यह राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर सुनिश्चित करने का कार्य भी गर्मपंथी नेताओं के माध्यम से किया गया। सूरत विभाजन। सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों ही के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं भारतीयों को विभाजन करने वाली घटना है। यह कुछ ना होके बल्कि कांग्रेस की फूट डालो राज करो की नीति का ही परिणाम था। भारतीयों को लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1909 का जो सुधार था उसके लिए आमंत्रित करने का कार्य किया गया और लॉर्ड मिंटो का प्रयास प्रारंभ से ही यह था कि किसी प्रकार से, इससे पूर्व लॉर्ड कर्जन भी हम देखते हैं भारतीयों में फूट डलवाने के लिए बंगाल विभाजन कर चुके थे। बाद में इसी नीति को उदारवादी एवं गर्मपंथियों के बीच विभाजन डालने के लिए, फूट डालने के लिए प्रयोग किया गया और कांग्रेसी नेता अंग्रेजों की इस जाल में फंस गए एवं 1907 में हमें सूरत विभाजन देखने को मिलता है। इसकी पृष्ठभूमि यद्यपि 1906 में ही इसके बीच पड़ चुके थे, पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम जाने तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही इसके बीच पड़ चुके थे, जहां पर दोनों ही दल अपने अपने नेताओं को अध्यक्ष बनाने को इच्छुक थे, परंतु दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना के कलकत्ता अधिवेशन में यह संकट टाल दिया गया। लेकिन 1907 में जब पुनः अध्यक्ष चुनाव के निर्वाचन की बारी आई, तो इस बार बाल गंगाधर तिलक जहां कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किए जाने थे, वहां पे उदारवादी नेताओं के द्वारा रास बिहारी बोस का नाम अपने नेता के रूप में प्रस्तावित कर दिया गया। इसी बात को लेकर दोनों ही दलों में आपस में फूट पड़ गई, जो कि शीघ्र ही एक हिंसक रूप लेने लगी, जिसकी वजह से न केवल जो अधिवेशन था वह समाप्त कर दिया गया, बल्कि कांग्रेस भी दो भागों में विभाजित हो गई। यह विभाजन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के साथ समाप्त हुआ, जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने एवं बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर कांग्रेस के पुनः एकीकरण की नींव रखने का कार्य किया। परिणाम। आखिर वो ऐसे कौन से प्रभाव एवं परिणाम थे जो गर्मपंथी दल के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में पड़े? सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रेटजी थी उनको गर्मपंथ के को दबाने के लिए प्रयोग करी और उसका प्रभाव ये हुआ कि हम देखते हैं कि यद्यपि कुछ समय के लिए वह इसमें सफल सिद्ध हुए, परंतु समय के साथ भारतीय राजनीति संघर्ष एवं प्रतिरोध के रास्ते पर चल निकली। मिंटो मार्ले सुधार उदारवादियों को अपने पक्ष में लाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे कि वे चाहते थे किसी प्रकार से गर्मपंथ को दबाया जाए और उदारवादी जो धड़ा है उसे संतुष्ट किया जाए। इस क्रम में यद्यपि मिंटो मर्ले सुधार प्रस्तावित हुए एवं उनको लागू किया गया, यद्यपि ये पर्याप्त नहीं थे, परंतु भारतीय राजनीति के क्रम में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में इन सुधारों को अवश्य देखते हैं, जिनमें न केवल पदों का विभाजन, पदों एवं शक्तियों का वृद्धि की गई, बल्कि
जो भारतीय थे उनको और अधिक संख्या में शासन प्रशासन के भीतर शामिल करने का कार्य इन सुधारों के माध्यम से किया गया। यद्यपि पृथक्करण के सिद्धांत ने यानी कि प्रथम बार जो धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन प्रदान करने का काम इसी मिंटो मार्ले के सुधारों में किया गया, जिससे आने वाले समय में न केवल भारतीयों में फूट पड़ी धार्मिक आधार पे, बल्कि पाकिस्तान के विभाजन को भी पाकिस्तान की त्रासदी को भी इस विभाजन ने जन्म देने का काम किया। एक्सट्रीमिस्ट मोस्टली लिमिटेड टू बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब फेस्ड ब्रिटिश रिप्रेशन। जो अतिवादी थे वह मुख्य रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब तक ही सीमित रहे और उन्हें ब्रिटिश जो दबाव है उसका सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको गंभीर विभाजन झेलना पड़ा और उसने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को धीमा कर दिया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संकट से उबर सकी। आइए अब जानते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के कुछ महत्वपूर्ण मतभेदों एवं भिन्नताओं के बारे में। सबसे पहले ब्रिटिश रूल के बारे में दोनों की जो विश्वास थे वे अलग अलग थे। जहां उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, वहीं गर्मपंथी संघर्ष एवं प्रतिरोध के माध्यम से आजादी प्राप्त करने में अपनी आस्था व्यक्त करते थे। वे मानते थे अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है विदेशी शक्तियों से तो उसके लिए हमें स्वयं संघर्ष करना होगा, वे हमें कुछ भी थाली में सजा के देने वाले नहीं है। दूसरा, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, जहां उदारवादियों ने अनुनय विनय एवं आवेदन प्रतिवेदन की नीतियों को अपनाया, वहीं गर्मपंथी दल के द्वारा संघर्ष एवं प्रतिरोध की नीति के साथ ही बहिष्कार, सक्रिय प्रतिरोध, समय समय पे विरोध प्रदर्शन करना, बैठकें करना, जन आंदोलन की रणनीति तैयार करना एवं जन आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालित करना के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने को लक्ष्य बनाया गया। वायलेंस, यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा में उदारवादियों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यद्यपि गर्मपंथी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे, परंतु यदि परिस्थितियां बस कोई हिंसात्मक घटना घटित हो तो इसके में वे विश्वास रखते थे। ये हम देख चुके हैं कि 1898 में प्लेग में अंग्रेज जनरल रैंड एवं एस्ट की जो हत्या की गई उसको स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने यद्यपि आलोचना करते हुए जो क्रांतिकारी थे उनके बलिदान की प्रशंसा एवं सराहना उनके द्वारा की गई थी, जो ये दर्शाता है कि यद्यपि वायलेंस या हिंसा का वे प्रतिरोध में विश्वास नहीं करते थे, परंतु यदि कहीं अत्याचार एवं मानव की गरिमा पे होने वाला प्रहार उस सीमाओं को लांघ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हिंसा के भी प्रयोग के वह विरोधी नहीं थे। स्वराज, स्वराज का जो लक्ष्य था वह गर्मपंथियों के द्वारा प्रदान किया गया। उदारवादी अंग्रेज शासन में पूर्ण निष्ठा रखते थे, वहीं गर्मपंथियों ने यह माना कि भारत में भारतीयों का राज हो और भारतीयों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो स्वराज की अवधारणा थी वह गर्मपंथियों के द्वारा ही भारतीयों के समक्ष रखी गई थी। जन आंदोलन में जो उदारवादी थे उनका जनता के साथ संपर्क बहुत ही सीमित था। मुख्य रूप से वह कुलीन समाज से आते थे, पाश्चात्य विचारों से प्रेरित थे, तो ऐसे में जनता के साथ उनकी सहभागिता सीमित ही थी। वहीं गर्मपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक औजारों जैसे कि गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि का इस्तेमाल करने का कार्य किया और उसी का परिणाम था कि हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है वह राष्ट्रव्यापी स्तर पे लोकप्रिय बना और उसके बाद भी जब गांधी का समय प्रारंभ हुआ तो इन्हीं रणनीतियों को आधार बना के गांधी ने अपने आंदोलनों को पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। राष्ट्रवाद पे जहां उदारवादियों का राष्ट्रवाद एक संकुचित राष्ट्रवाद था, वहीं
इसको जन आंदोलन के भीतर लोकप्रिय बना के राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाने का काम इनके द्वारा गर्मपंथी नेताओं के माध्यम से किया गया। रिवॉल्यूशनरीज, इन्फ्लुएंस ऑन रिवॉल्यूशनरीज। उदारवादी धड़ा किसी प्रकार की क्रांतिकारिता में विश्वास नहीं रखता था। वहीं जो गर्मपंथी थे वह रूसी निहिलिस्ट एवं आयरलैंड क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित थे और यही कारण है कि आगे उनके द्वारा भी क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, स्वयं लाला लाजपत राय आदि का प्रभाव क्रांतिकारी आंदोलनों पे पड़ा और परिणाम स्वरूप भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सदगुरु सुखदेव, राजगुरु आदि क्रांतिकारी जो हैं इन गर्मपंथी नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों को लाने वाले सिद्ध हुए। निष्कर्ष, गर्मपंथी आंदोलन या एक्सट्रीमिस्ट फेज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां उदारवादी चरण ने भारत को अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण एवं से परिचित कराया और भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखने का कार्य किया। वहीं गर्मपंथी नेताओं के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित किया गया और जनता के मुद्दों एवं विषयों से उसे जोड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें एवं बेल आइकन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।